हमारे जो मिड टर्म के कोर्स के हैं वो 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं बस, वो ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। एक रिसीवेबल्स का है, एक एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का है। दो रिसीवेबल्स एंड एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स जो है वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखने चाहिए थे, बट आई आई सॉ देयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होते। दैट्स वाई फिर मुझे उसको ऐड करना पड़ा था आपकी कोर्स आउटलाइन में। ठीक है, उसको ऐड किया था मैंने कि कोर्स आउटलाइन में वो आने चाहिए। तो विल डू दैट। और एक प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का है। विल नॉट गो इनटू द डेप्थ बिकॉज अब आपके आते जा रहे हैं करीब जो है मिड टर्म करीब आते जा रहे हैं। 21 को है हमारे वाला जो इस कोर्स का है, वो 21 को है। अब पता लगा आप लोगों को कि नहीं पता लगा इस चीज का? नहीं सर, आप नहीं बताया अभी। अच्छा, 21 को, क्योंकि वो ग्रुप्स हैं कुछ, तो आपका जो ग्रुप सी है उसके होने हैं 21 को। तो ग्रुप सी में आप लोग ही आते हैं, आप हैं, पता नहीं एक और कौन है, उनके 21 को है। और जो ग्रुप बी है उसका मेरे ख्याल से 15 को है। 15 को है ना? हाँ। नहीं तो मिड टर्म जुमे को कैसे ले रहे हैं वो? पता नहीं, I don't know, जो भी। सर नो आइडिया सर। ने 17 का हमें कहा है और अपनी मर्जी से लिए जा रहे हैं सर, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं वैसे तो अच्छा चलो, अगर जो बेसिकली आप किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं? सी है, बी है आप लोगों का? सर हमारा बी और सी है। बी और सी है ना, तो सी का तो 21 को है और बी का 15 को है। सर किसका, अकाउंटिंग का सर? नहीं, अकाउंटिंग का, हाँ मेरे ख्याल से अकाउंटिंग, इन्होंने तो यही मैसेज किया था कि सी वाले, जो सी ग्रुप वाले हैं उनका होगा। नहीं, जिसको जो सी ग्रुप है उसमें मेरे ख्याल से आपको अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग वाले भी सी ग्रुप में आ रहे हैं और भी जो है सब्जेक्ट सी में आ रहे हैं। ठहरो मैं आपको देख के बताता हूँ, वेट करो, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या चल रहा है। लॉकेलिटी, सर 21 को सैटरडे में। हाँ ये सैटरडे और संडे, 15 को संडे आ रहा है। सर ठीक है, 21 को 15 तो को संडे वीकेंड है। आ रहा है सर। हाँ तो वो इसीलिए शायद उन्होंने जो आपके 19 और 18 और 19 को बुध और जुमेरात है ना, तो बुध और जुमेरात को तो ऑफ है मुहर्रम की वजह से, तो शायद उन्होंने इस तरह फिर कर दिया है कि एक इतवार को कर दिया और एक हफ्ते को कर दिया। मतलब हफ्ता 15 वाला हफ्ता और इतवार जो है वो 20 मेरे ख्याल से 21 हफ्ता जुमा बनेगा, इतवार बनेगा, पता नहीं, जो भी बनेगा है। देखो, सी ग्रुप में जो कोर्सेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फ्रेंच, फ्रेशमैन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन सारे कोर्सेज में से आपका कोर्स सिर्फ सिर्फ शायद एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, राइट? यस सर। ठीक है। तो यस जो सर। ये सी ग्रुप है, इन सी ग्रुप वालों का कल हमें मैसेज आया था और बताया गया था कि आप लोगों को कम्युनिकेट कर दें। वो है सी ग्रुप वालों का होना है 21 को मिड टर्म, और बी ग्रुप वालों का होना है 15 को मिड टर्म। और ये वो दो मिड टर्म है जो 15 और 21 को रिस्केड्यूल हुए हैं, जो 18 और 19 को होने थे। ठीक है। अब बी ग्रुप में आई डोंट नो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। बी ग्रुप में डेफिनेटली सर आपका जो बी ग्रुप में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना सर, उसमें भी जो 15 है वो सैटरडे को बन रही है। हाँ बट तो सर ये सैटरडे को हमारा है। फ्राइडे ले रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू आस्क, जो है उनको बात करें, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें, अपने सर हमें हेड्स। सर ये तो अभी आपने स्केड्यूल बताया है सर, तो हाँ हमें हाँ। बिल्कुल बता के मतलब आउट हो गए थे, ये तो अभी हमें पता नहीं है, तो सर से हम डिस्कस करेंगे। हाँ अपने हेड ऑफ, क्योंकि ये हमें फैकल्टी में मैसेज आया, शायद आपके जो टीचर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन पढ़ा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सर एजाज हाशमी।
हाँ, शायद हो सकता है कि वो अपने उसके लिए वो हफ्ते को ना अवेलेबल हो, इसलिए जुम्मे को कर रहे हो, लेकिन बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये जरूर कल, एक्चुअली ये कल शाम को मैसेज आए हैं ये सारे, ठीक है। तो हो सही। सकता है उन्होंने अपनी हाँ तरफ से सर, ये ऐसा भी है सर, उनने शायद वो हमें वो शाम से पहले बता दिया था। हाँ, उन्होंने प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से ये किया हो कि यार 18 और 19 को तो छुट्टी आ रही है, तो मैं जुम्मे को मिड कर लेता हूँ, ताकि फिर अगले हफ्ते में मिड इन लोगों का टेंशन ना हो, तो टाइमली मिड हो जाए। तो जब शाम को मैसेज आ गया है जो कोऑर्डिनेटर का है कि 15 का होगा ग्रुप बी का, फिर ग्रुप बी का 15 को ही होगा, ठीक है। एक दफा कंफर्म ऐसे कर लीजिएगा उनसे। ऐसे ही। अ, मैं आपका वो ओपन कर लूँ, नमल सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये आ गया आपका बैंक, अच्छा जी। जी आपको स्क्रीन शेयर होगी? नहीं हुई तो हो जाएगी अभी 2 मिनट में। होगी ऐसी। होगी है, ओके। आज 12 हो गई है 8, सर। ठीक है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, दो छोटे छोटे टॉपिक है हमारे, जो ब्रेक से पहले हम लोग करेंगे, दैट इज रिसीवेबल्स, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल कि ये जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको मैंने डाल दिया था उसमें आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में, कि थोड़ा इसकी रिवीजन आ जाए। इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। रिसीवेबल्स क्या होते हैं? देखो, रिसीवेबल्स होते हैं जब भी कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। कंपनी क्या करती है, ऑप्शंस नहीं, मार्केट इसी तरह चलती है, या तो कैश सेल्स होती हैं या क्रेडिट सेल्स होती हैं। जो जब हम लोग इंडस्ट्रियल बातें करते हैं, कमर्शियल बात करते हैं, तो मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट में चलता ही क्रेडिट है, ठीक है। कैश बहुत कम चलता है। बहुत स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जहाँ पे कैश चल रहा हो, रिटेल का बिजनेस हो गया तो कैश चलता है। होलसेल में या जो जो बड़े बिजनेसेस हैं उनमें क्रेडिट ही चलता है, कि जब वंस द थिंग्स आर डिलीवर्ड उसके बाद पेमेंट होती है, ठीक है। तो जब भी आप कैश पे सेल्स करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग इसको सेल्स को ले आऊं मैं, कंट्रोल ए, अच्छा, सेल्स जो है वो दो तरह होंगी, मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ। सेल्स के दो ऑप्शन होंगे, एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कैश सेल्स, कैश पे सेल्स कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अगर कैश सेल्स होंगी तो फिर एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेबिट, हम लोग कर देंगे कैश को, कैश अकाउंट को, और क्रेडिट क्या कर देंगे? क्रेडिट हम लोग कर देंगे सेल्स अकाउंट को, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट कह लो, सेल्स अकाउंट कह लो, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जबकि जब क्रेडिट सेल्स होंगी तो क्या होगा? क्रेडिट तो सेल्स ही होंगी, इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूं, क्रेडिट तो सेल्स ही होंगी, लेकिन डेबिट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा आपका रिसीवेबल्स अकाउंट,
ठीक है। अब रिसीवेबल्स अकाउंट क्या होता है? रिसीव, एक मिनट जरा वेट करना, आपके फैकल्टी ग्रुप में ही एक और मैसेज आया, शायद कोई अपडेटेड चीज हो। अच्छा ठीक है, नहीं वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ओके, सो जब रिसीवेबल्स अकाउंट हम लोग बना लेंगे तो रिसीवेबल्स अकाउंट इज अ करंट एसेट अकाउंट। ठीक है, करंट एसेट अकाउंट का क्या मतलब है कि इसने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने मैक्सिमम में रिकवर हो ही जाना है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, कंपनीज जो हैं वो एक रिसीवेबल, जब भी नॉर्मली होता ही है कि जो कंपनीज में क्रेडिट पे चीजें चलती हैं, तो जब क्रेडिट पे चीजें चलती हैं तो इस क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट लिमिट पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्रेडिट लिमिट की। ठीक है, तो क्रेडिट लिमिट में दो चीजें आती हैं। क्रेडिट लिमिट में आती हैं कि हाउ मच टाइम, कि कितना टाइम हम लोगों ने देना है, कि कितनी देर बाद आपका क्लाइंट आपको पे करेगा। ठीक है, और दूसरा आता है हाउ मच अमाउंट। ठीक है, कि कितनी अमाउंट तक हम लोगों ने क्रेडिट देना है, लाख का क्रेडिट देना है, 2 लाख का देना है, 3 लाख का देना है, और कितनी दिनों का, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का। नॉर्मली जो नॉर्मली कंपनीज होती हैं उनमें सेम रूल होता है कि जिस भी क्लाइंट को आप लोगों ने क्रेडिट देना है उसके लिए टाइम भी सेम होगा और अमाउंट भी सेम होगी। मतलब लेट्स सपोज दे विल बी डिसाइडिंग, ओके 2 लाख से ऊपर का क्रेडिट नहीं देना और 15 दिन से ज्यादा का क्रेडिट नहीं देना, ओके ये पॉलिसी है। लेकिन समटाइम्स देर आर कंपनीज, बिग कंपनीज, यू विल बी गोइंग, दे हैव सेपरेट रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट। तो उनमें डिफरेंट कस्टमर्स के लिए कैटेगरी होगी कस्टमर्स की, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी, देयर विल बी कैटेगरी। तो उस कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट उनकी क्रेडिट लिमिट्स होंगी, टाइम की भी और अमाउंट की भी। शायद एक बहुत अच्छा कस्टमर है तो उसे वो 10 लाख तक का भी दे दें, और जो एक पैची सा कस्टमर है शायद उसे 1 लाख का भी दे दें। ठीक है, तो कंट्रोल क्रेडिट टर्म्स, ये टू कंट्रोल क्रेडिट लिमिट्स एंड प्रोसेस, कंपनी जो है वो नॉर्मली, इसको मैं वो कर लूँ। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बेसिकली आपको जो चैप्टर के 2-3 पेजेस स्टार्ट किया ना उनको समराइज करके बता रहा हूँ, उनमें यही चीजें हैं। ठीक है, तो टू कंट्रोल क्रेडिट लिमिट्स एंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज डू रिसीवेबल एज्ड एनालिसिस। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है रिसीवेबल एज्ड एनालिसिस। अब रिसीवेबल एज्ड एनालिसिस क्या होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, कोई टेम्पलेट नहीं है कि यही टेम्पलेट फॉलो करना है। वेट कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा, इसका कोई टेम्पलेट नहीं होता एज रिसीवेबल एनालिसिस का। ठीक है, ये कंपनीज अपने हिसाब से सेट करती हैं इसका टेम्पलेट, लेकिन इसमें कुछ चीजें होंगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, दो तीन चीजें होंगी। वो क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो पहले कॉलम में आ जाएगा से 0 to 10 days। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ जाएगा से 11 to 30 days। फिर तीसरे कॉलम में हमारे पास आ जाएगा से 31 to 45 days। ठीक है, फिर चौथे कॉलम में हमारे पास आ जाएगा से 46 to 70 days। ठीक है, और फिर पांचवें कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 71 अबव, 71 एंड अबव। अच्छा, ये अब कर क्या रहे हैं हम लोग, इसको यूं करके बेसिकली, अब आप रिसीवेबल, जब कंपनी रिसीवेबल एनालिसिस, एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस कर रही होगी तो यहाँ पे वो नाम लिख देगी। ठीक है, लेट्स सपोज कस्टमर ए, कस्टमर बी,
कस्टमर सी एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, ठीक है, या नाम जो भी होंगे। अब वो क्या करेंगे, कस्टमर ए को एज रिसीवेबल एनालिसिस जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो देखेंगे कि जो कस्टमर ए है, लेट्स सपोज उसका कितना क्रेडिट है, उसका लेट्स सपोज 5 लाख का क्रेडिट है और उसको अभी लेट्स सपोज 17 दिन हो गए हैं, उसने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, कस्टमर बी जो है उसको लेट्स सपोज जो यहाँ पे, चलो मैं इसको 5 है ना तो पांचों को करता भी हूँ, कस्टमर डी, कस्टमर ई, ठीक है। अच्छा, जो कस्टमर बी है उसको आपने जो है वो 4 लाख की सेल्स की थी और अभी उसे सिर्फ 5 दिन हुए हैं सेल्स हुए, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। अच्छा, कस्टमर सी जो है उसे आपने सेल्स की थी कितनी, उसे सेल्स आपने की थी 3 लाख की और वो 71 दिन 71 डेज से ऊपर हो गए, 90 डेज हो गए हुए हैं कि अभी तक उसने पेमेंट नहीं की। ठीक है, इसी तरह आपके पास कस्टमर डी था और कस्टमर डी जो है वो फॉल कर रहा है यहाँ पे कि उससे तकरीबन 40 दिन हो गए उसने पेमेंट नहीं की और उसकी जो अमाउंट थी वो थी 2 लाख की। ठीक है, और इसी तरह कस्टमर ई जो है वो कहीं फॉल कर रहा है आपका यहाँ पे और उससे आपने 1 लाख रुपया लेना था और अभी तक जो है उसने पेमेंट नहीं की और उसे तकरीबन 50 दिन हो गए पेमेंट नहीं की। अच्छा, इस तरह का एक स्केड्यूल जब कंपनी बना लेती है, ये इतना छोटा स्केड्यूल नहीं होता, बड़ा काफी ज्यादा इसमें चीजें होती हैं क्योंकि कस्टमर कंपनी के बहुत हैं। जब इस तरह का स्केड्यूल बना लिया तो अब वो कैसे कर सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस। एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस क्या बताएगा कि कौन कौन से रिसीवेबल्स को कितनी कितनी देर हो गई है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो भी आपके क्रेडिट डेज है, लेट्स सपोज अगर आपके क्रेडिट डेज हैं 50 डेज के अंदर आपके कस्टमर्स जो हैं वो पेमेंट करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस हिसाब से फॉलो अप प्रोसीजर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ये वाला है जिसको 71 डे से ऊपर हो गए, इसके लिए आप कुछ और प्रोसीजर्स यूज करेंगे। यू मे गो टू द फैक्टरिंग एजेंसीज, ठीक है, यू मे आस्क देम, आप उसको फ्रीक्वेंटली कॉलिंग करेंगे कि भाई आपका ऑलरेडी लेट हो चुका है, या शायद आप डिसाइड करें कि इस बंदे को आइंदा से सेल्स नहीं करनी या क्रेडिट नहीं देना क्योंकि ये तंग कर रहा है। इसी तरह इसके बारे में भी आप डिसीजन लेंगे, इसको फॉलो अप करना शुरू करेंगे कि भाई आपकी जो है क्रेडिट लिमिट अप्रोच हो रही है, काइंडली आप पेमेंट कर दें। इसको आप अप्रोच नहीं करेंगे, इसको आप अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि स्टिल देयर आर डेज, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेज के हिसाब से कि कितने दिन है, क्योंकि आप अगर इसको अप्रोच करना शुरू कर दोगे, 50 डेज की आपने क्रेडिट लिमिट दी हुई है और 50 डेज की क्रेडिट लिमिट अभी पड़ी हुई है और आप अभी 5 दिन हुए हैं तो आप इसको अप्रोच करना शुरू कर दिए, भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो ये तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, ये यार क्या बंदे हैं, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, तो ये फॉलो अप करना शुरू हो गए। ठीक है, और लेट्स सपोज 50 दिन हो गए हुए हैं, इसको आपने फॉलो अप ही नहीं किया, तो ये कहेगा ठीक है जब फॉलो अप करेंगे तब पेमेंट कर दूंगा। तो दिस इज हाउ द एज रिसीवेबल एनालिसिस इज डन। अगेन बताता हूँ, चीजें हम लोगों ने पढ़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे जाके नहीं पढ़ते कि इनके नाम क्या है, इनका पर्पस क्या है। अब ये जो ये वाला टेम्पलेट है, सेम टेम्पलेट विल नॉट बी फॉलोड। एज रिसीवेबल एनालिसिस जो होगा उसमें यही दो चीजें आएंगी, डेज आएंगे और अमाउंट आएगी और कस्टमर्स आएंगे, लेकिन शायद किसी और तरह कस्टमर उन्होंने यहाँ पे ले आए, डेज यहाँ पे ले आए। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करो तो यू शुड बी नोइंग कि इसका पर्पस क्या है, हमने इससे अचीव क्या करना है। ठीक है, वंस दिस इज डन, एज रिसीवेबल इज डन, उसके बाद फिर हम लोग रिकॉर्डिंग की तरफ आते हैं। ये वो पहले 2-3 पेज उसी के थे, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, ठीक है, एज रिसीवेबल एनालिसिस, क्रेडिट लिमिट्स। अब रिसीवेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इरिकवरेबल डेट्स एंड अलाउंसेस का। ठीक है, आई डोंट नो आपने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था तो आपने शायद प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से कुछ पढ़ा हो, इज इट सो? ये सर बैड डेट पढ़े हैं हमने। बैड डेट पढ़े हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ी थी? यस सर। अच्छा, मैं एक आप लोगों को एक चीज बता दूं यहाँ पे, ये मैं हमेशा, ये हमारी जो है ना वो सिस्टम की फेलियर है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। देखो, प्रोविजन जो होती है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, ठीक है, प्रोविजन जो होती है, प्रोविजन लायबिलिटी की एक फॉर्म होती है। प्रोविजन क्या होती है? लायबिलिटी की एक फॉर्म होती है, लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। और रिसीवेबल्स जो हैं वो तो
एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एसेट्स की कैटेगरी में आके आप लायबिलिटी को कैसे ला सकते हैं? ठीक है, तो द रॉन्ग वर्ड वो बस हमारी किताबों में हमारे जो अमेरिकन कोई ऑथर ने गलत लिख दिया, या वो हमारे सोहेल अफजल साहब ने गलत लिख दिया, तो उसी को अंधाधुंध फॉलो किया गया, किसी ने इसको करेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, कि ये करेक्ट वर्ड क्या है? तो द करेक्ट वर्ड बैड डेट्स, तो ठीक है, यू कैन यूज इट। एक्चुअली जो इंटरनेशनल जो लिटरेचर है और जो यूके का लिटरेचर है, उसमें इरिकवरेबल डेट्स यूज होते हैं बैड डेट्स के लिए। वर्ड बैड डेट्स के लिए इरिकवरेबल डेट्स यूज होते हैं, तो दैट्स फाइन, यू कैन यूज बोथ, मुझे उसमें इशू नहीं है। आप बैड डेट्स यूज कर लो, आप इरिकवरेबल डेट यूज कर लो, बोथ आर सेम टर्म्स, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन अलाउंस का जो वर्ड होता है, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट वी कैन नॉट यूज द प्रोविजन, वी कैन यूज अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, वर्ड अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स इज फाइन, या अलाउंसेस फॉर इरिकवरेबल डेट इज फाइन, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट द राइट वर्ड। और उसकी मैंने रीजनिंग आपको बता दी। अगर आपको भी, मैं नहीं कह रहा, आपको भी कोई पूछे कि भाई क्यों, क्योंकि जाहिर बात है जब हमें चैलेंज किया जाता है हमारे नॉलेज को, तो फिर हम लोग थोड़े से सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमें आता है कि ये क्या, ये तो हमारे नॉलेज को हमें चैलेंज कर रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें यू कैन टेल देम कि नहीं, प्रोविजन जो होती है वो तो लायबिलिटी की फॉर्म होती है। तो ये रिसीवेबल्स का जो टॉपिक है, ये रिसीवेबल्स का सारा है, ये तो ये तो करंट एसेट है। तो करंट एसेट में आप लायबिलिटी का वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? वी कैन नॉट यूज वर्ड। सो प्रोविजन आप लोगों ने जितना, कुछ को याद होगा, कुछ को तो याद भी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से यू विल नॉट से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यू विल से अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स। गॉट इट? ये अब होते ओके क्या सर, है? जी जी बोले। ठीक है सर, ठीक है, वो मैं कह रहा था। हाँ, इस पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इरिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, और फिर अलाउंसेस फॉर इरिकवरेबल डेट्स। या मैं आप लोगों के लिए इजी, अगर आप लोगों को रहेगा, तो मैं बैड डेट का वर्ड भी यूज बोल लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें तो होता क्या है बेसिकली, जब कंपनीज, ये अभी हम लोगों ने एज रिसीवेबल एनालिसिस बनाया, तो एज रिसीवेबल एनालिसिस में हमें पता लगा एक बंदा है जिससे 3 लाख लेना है, और उसे तो 90 डेज हो गए हुए हैं। आपने उसे कॉल शॉल करने की कोशिश की, कि फॉलो अप करने की कोशिश की, वो कॉल भी नहीं उठा रहा। ठीक है, आपने उसके लैंडलाइन पे ट्राई किया, मोबाइल नंबर पे ट्राई किया, नहीं कॉल उठा रहा। आपने एक बंदा भेजा, आपने कहा जाओ यार उसे चेक तो करके आओ, वो दुकान थी फलाने को, इतना माल सप्लाई किया था, तो वो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, ना कॉल उठा रहा है, ना उसके लैंडलाइन नंबर पे जा रही है। वो गया दुकान या जो भी जगह थी उस पे गया, ऑफिस गया, पता लगा वो तो बंदा, कंपनी का दिवालिया ही हो गया और बंदा भाग गया हुआ है, बंदे का पता ही नहीं है। अब जब ये कंफर्म हो गया कि बंदा भाग गया हुआ है, बंदे का पता ही नहीं है, तो व्हाट इज दैट? दिस विल बी कॉल्ड बैड डेट। ठीक है, ये बैड डेट कहलाएगा, इरिकवरेबल डेट, कि ये अब नहीं पैसे मिल रहे। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसकी रिसीवर्स में जो बैड डेट होता है और अलाउंस फॉर बैड डेट होता है, इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। और रिमेंबर, एडजस्टिंग एंट्रीज का टाइम हमेशा कब होता है? साल के एंड में जाके। ठीक है, तो सबसे पहले फिर ये जब सिचुएशन होगी, तो हम लोग एक एंट्री पास कर देंगे। इरिकवरेबल डेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? इरिकवरेबल डेट को रिकॉर्ड किया जाएगा एक एंट्री से। वो एंट्री क्या होगी कि अब इससे देखो, ये वाला जो होगा, इसको हम लोगों ने इनिशियली कैसे रिकॉर्ड किया होगा? इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा कि कस्टमर सी को हम लोगों ने डेबिट किया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया होगा। यही किया होगा ना? जब इनिशियली से रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स में, तो हम लोगों ने कहा था कस्टमर सी का अकाउंट, जो रिसीवेबल्स अकाउंट होता है, वो डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट होगी। तो अब ये डेबिट किया हुआ था, इससे पैसे तो नहीं मिलने हमें, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। इससे जब पैसे नहीं मिलने, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, तो रिसीवेबल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे जब कंफर्म हो गया कि इससे पैसे नहीं मिलने। फिर साथ में क्या करेंगे? साथ में डेबिट कर देंगे हम लोग, किसको? डेबिट हम लोग कर देंगे इररिकवरेबल, या जिसे बैड डेट भी आप कहते हैं, यू कैन यूज द वर्ड इररिकवर बैड डेट अकाउंट। सो इररिकवरेबल डेट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो इरिकवरेबल डेट अकाउंट है, ये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो आई राइट इट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये वाला जो है, ये ऑलरेडी आपकी
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल्स आ रहे होंगे तो उसको कम कर देगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके रिसीवेबल्स जो भी आ रहे होंगे उसको ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये तो है कब, जब रिसीवेबल्स कंफर्म हो गया कि अब रिसीव नहीं होने, तो इसको कहते हैं राइटिंग ऑफ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं राइट ऑफ करना। राइट ऑफ में आप डायरेक्टली अपने रिसीवेबल्स को रिड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं राइट ऑफ करना। ठीक है जी, तो एक तो ये सिनेरियो आ गया कि जब राइट ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो कर लेंगे हम लोग, बल्कि कर ही लेते हैं साथ साथ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। जाग रहे हो? Yes, sir. यस सर, यस। Okay. So I'll make T account. ठीक है जी, अच्छा क्या कहता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 में, वो कहता है जी Araf and Co have total account receivables at the end of their accounting period of 4500। तो 4500 जो है वो उनके यहाँ पे नजर आ रहा था, तो हम लोग इसको 4500 जब भी किसी भी रिसीवेबल्स, यहाँ पे रिसीवेबल्स मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो टोटल होके उनका बैलेंस आ रहा था, तो रिसीवेबल्स का जो बैलेंस होता है, रिमेंबर आई टोल्ड यू पीपल, जब मैंने आप लोगों को वो अकाउंटिंग का तावीज बनवाया था, तो अकाउंटिंग के तावीज में मैंने कहा था कोई भी एसेट लायबिलिटी, एसेट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। अगर बैलेंस होगा, अगर लायबिलिटी का बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे आएगा, इक्विटी का क्रेडिट साइड पे आएगा, रेवेन्यू का क्रेडिट साइड पे आएगा, और एक्सपेंसेस का भी डेबिट साइड पे आया था जो तावीज बनाया था। तो इस अभी वो कह रहा है टोटल उसके जो अभी तक है ईयर एंड पे वो है 4500 के। इसके साथ मैं ओपनिंग लिख सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए कि इतना ओपनिंग बैलेंस था उसका, या ओपनिंग बैलेंस या अभी तक ये सारा सिचुएशन थी उसके रिसीवेबल्स अकाउंट की। कहता है ऑफ दीज इट इज डिस्कवर्ड दैट वन मिस्टर जियोन हु ओज 790 हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। तो कंफर्म हो गया कि वो बैंकरप्ट हो गया, उससे पैसे नहीं मिल रहे। And another who gave his name as Mr. Jones has totally disappeared, owning Araf and Co 1240। दो बंदे थे जो कि बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, इनसे कंफर्म हो गया नहीं मिल रहे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एंट्री पास कर देंगे इसकी, फॉर्मेट सेल, अच्छा जी एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री पास हो जाएगी कि आपके दो थे जिसको आपने रिकॉर्ड किया था वो 45 में ही आ रहे थे। एक था मिस्टर जियून, क्रेडिट कर देंगे मिस्टर जियून को, कितने से, 790 से। और दूसरा भी हमारे पास एक और रिसीवेबल था, उसको भी क्रेडिट कर दें, अब हमें नहीं उससे पैसे मिलने। उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिस्टर जोन्स, वो था 1240 से। और साथ में जो है वो डेबिट क्या करना है हम लोगों को, साथ में डेबिट हम लोग कर देंगे इररिकवरेबल डेट अकाउंट। आप सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर भी ध्यान से सुन लिया करो, तो आप लोगों को इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, और नेक्स्ट क्लास का वाइवा आप लोगों का आराम सुकून से निकल जाता है। लेकिन आप लोग पता नहीं लेक्चर में भी कहाँ टून होते हो। जरा ये 1240 और 790 को ऐड करके बताओ कितना आता है। 790 और 1240 को काइंडली ऐड करके बताएं मुझे कितना आता है। सर 2030। 2030, ओके जी 2030 आ जाएगा। अब हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे कहाँ पे, रिसीवेबल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये रिसीवेबल्स ही है ना, ठीक है।
दोनों रिसीवेबल्स है। बेसिकली होता क्या है, ये अगेन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में ये चीजें क्लियर होके आनी चाहिए थी। एक सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, एक कंट्रोल अकाउंट होते हैं। जब हम लोग ये रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं तो ये कंट्रोल अकाउंट होता है, इसमें नाम नहीं कोई भी आता है, इसमें ओवरऑल अमाउंट्स आती हैं। और ये जो सब्सिडरी अकाउंट होंगे इनके अपने अलग अकाउंट बन रहे होंगे, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होते, ठीक है। सो इसको टोटल करके हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं, फिर भी 1240 एक क्रेडिट हुआ, ठीक है। वो क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि मिस्टर जॉन्स जो है, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा था। ठीक है। और दूसरा एक और हमारे पास आया, वो कितने हैं, वो 790 से है, और उसमें भी इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसकी बैलेंसिंग कर देंगे ईयर एंड पे, तो ईयर एंड पे इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी जी, इसको ये आ गया 45,000 हेयर, यहाँ भी 45,000 आएगा। और जब बैलेंसिंग करेंगे इसकी तो हमारे पास जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा वो कितना आएगा, जरा बता दो मुझे। यार बैलेंस बता दो। Sir, 42,970. 42,970। 970. ओके, तो ये वाला जो बैलेंस है ये आपका नेक्स्ट पीरियड के लिए जाएगा नेक्स्ट पे। और रिमेंबर, ये वाली जो बैड डेट की एंट्री है, या अलाउंस फॉर बैड डेट या इरिकवरेबल डेट या अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट की जो एंट्री है, ये साल के एंड में पास होती है। अच्छा, अब इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस का भी एक अकाउंट बनेगा, उसे भी बना लेते हैं। कि ये तो हम लोगों ने सिर्फ उसको अपडेट किया ना, तो इरिकवरेबल डेट का अकाउंट, इरिकवरेबल डेट अकाउंट, अच्छा ये डेबिट हो रहा है कितने से, ये डेबिट हो रहा है 2030 से। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि रिसीवेबल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुए थे। ईयर एंड पे ये होगा तो ये बस इसी तरह आ जाएगा, इसको भी बैलेंसिंग कर देते हैं। इस अकाउंट को क्लोज करना है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट है ना, तो इसे क्लोज करना है। तो जब नॉमिनल अकाउंट जितने भी क्लोज होते हैं उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक स्टार्टिंग पे है कि जब इरिकवरेबल डेट होंगे तो फिर क्या होगा। अब अगर इरिकवरेबल डेट, आपने देखो इस वाले ही ने, सर जी 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 बोले। सर, ये जो इरिकवर का आपने लेजर बनाया है, हाँ सर उसमें जो रिकवर, सर आपने 2030 वाली अमाउंट डाली है सर। जी जी, सॉरी सर, ये आपने किस तरह बनाया, मुझे ये वाली ध्यान है से ना, नहीं ये आया सर। इरिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको डेबिट कर दिया मैंने, बस डेबिट की साइड पे डेबिट को पोस्ट कर दिया और एट द एंड जाके उसकी क्लोजिंग कर दी। ठीक है सर, ठीक है, वो ठीक, समझ ओके। अच्छा, अब क्या हो सकता है, जैसे इसी बंदे ने, ये जो अराफ एंड को है, इसने मिस्टर ये जो अराफ एंड को था, सॉरी ये जो मिस्टर जोन्स था वो गायब हो गया हुआ था, ठीक है। अब इसने राइट ऑफ तो कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि अपनी इसने स्टेटमेंट्स में से उसे निकाल दिया, ही इज नो मोर इन द स्टेटमेंट्स। लेकिन साल 6 महीने बाद जाके गोरा था, ईमानदार था, हमारी तरह 2 नंबरी करने वाला नहीं था कि अपनी क्लासेस पढ़नी है तो उसमें भी 2 नंबरी करो, हर जगह पे 2 नंबरी करो, ठीक है, नहीं था। तो हो सकता है वो वापस आके कहीं चला गया, कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टी में फंस गया हो, तो 2 3 4 महीने बाद आके उसने वापस उसे पैसे दे दिए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो हम लोग एंट्री अभी हम लोगों ने पास की, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट कर देते हैं रिसीवेबल्स को। हम लोग रिमूव कर देते हैं रिसीवेबल्स को, किस में से, अपने अकाउंट्स में से। और इसमें क्या होगा बेसिकली, अब जब वो आके आपको कैश देगा, ठीक है,
तो आपने कैश किसके अगेंस्ट, देखो कैश तो उसने दिया, तो आपने कैश किसके अगेंस्ट लिखना है, आप कैश डायरेक्टली रिसीवेबल्स के अगेंस्ट तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप फिर बेसिकली क्या करते हैं, आप एक एंट्री पास करते हैं कि डेबिट कैश तो हो जाएगा, लेकिन जो आपने ये इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को एक्सपेंस करके अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया था, तो जिस साल में रिकवरी हो जाएगी उस साल में आप इसको रिवर्स कर देंगे, इस वाले को भी, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। और वो फिर एज अ एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो एज अ इनकम चार्ज होगा, ठीक है। एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, आपको उससे इंशाल्लाह क्लियरेंस आ जाएगी। और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड दिस इज योर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है सीलिया जोन्स हैड रिसीवेबल्स ऑफ 3655 एट 31 दिसंबर 2007। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग अब अकाउंट बना लेंगे, इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, सीलिया जॉन्स के क्या था, कितने के थे जी, उसके पास थे 3655, 3655 के उसके पास रिसीवेबल्स थे, कब, 31 दिसंबर 07 को। अच्छा, अब क्या हुआ जी, अब हुआ एट दैट डेट शी रोट ऑफ अ डेट फ्रॉम लेनी स्मिथ 699, ठीक है। तो 699 का उसने लेनी स्मिथ से एक डेट था वो राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि 699 से इररिकवरेबल इररिकवरेबल जो डेट को उसने डेबिट कर दिया होगा। और क्रेडिट क्या किया होगा उसने, अब ये तो नहीं आएगा, क्रेडिट उसने कर दिया होगा किसका, कौन थी जी, लेनी स्मिथ थी एट दैट टाइम, हाँ लेनी स्मिथ। तो लेनी स्मिथ का अकाउंट उसने, लेनी स्मिथ, एक्चुअली तो लेनी स्मिथ लिखना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे रिसीवेबल्स अकाउंट ही लिखना चाहिए, क्योंकि रिसीवेबल्स में पुट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे उसका नाम लिख रहा हूँ कि हाँ लेनी स्मिथ का अकाउंट। तो लेनी स्मिथ का अकाउंट उसके सब्सिडरी अकाउंट में जाके खत्म कर देंगे, और यहाँ पे उसने क्या किया, उसने एंट्री पास कर दी होगी रिसीवेबल्स अकाउंट 1240 नहीं, 699 है, 699, ठीक है जी। तो 699 से उसने रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि इररिकवरेबल क्योंकि इररिकवरेबल जो डेट एक्सपेंस था, एक्सपेंस अकाउंट है या इररिकवरेबल डेट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था, और इसी तरह डेबिट कर देंगे इररिकवरेबल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि आपका रिसीवेबल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो आपने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है जी। अब आगे वो क्या कहता है, आगे पढ़ लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2008। अच्छा, अब अगले साल में चली गया, तो अगले साल में चला गया तो पहले इसकी तो क्लोजिंग कर लें। इसकी क्लोजिंग करते हैं जी 3655, यहाँ पे भी आ जाएगा 3655, और ये कितना आ जाएगा जी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड काइंडली मुझे बता दें। 29, 3655 में से 699 को माइनस कर दो, 2956. 2956 ठीक हो गया। और यहाँ पे ये आ जाएगा 699, ये भी आ जाएगा 699, और यहाँ पे ये 699 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है जी। ये एक साल का हमारा एंड हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 2017 था, 2007 का था, या 17 भी कह लो, एक ही बात है। ये क्या था जी, ये था ईयर एंडेड 2007, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर
देखो, आप लोग जब जब मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे साथ साथ कि यहाँ से ये चीज समझ नहीं आ रही, यहाँ से ये चीज समझ नहीं आ रही, तब तक मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा। मैं ये ज्यूम करूंगा कि यस यू आर गेटिंग। ठीक है, तो जब आप पूछोगे क्वेश्चन तो तब डेफिनेटली मैं फिर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये अब 2008 आ गया, क्योंकि उसने आगे 2008 का डेटा हमें बता रहा है। जब 2008 का है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं आना। हाँ, इसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जरूर आएगा। कैसे आएगा? जो 2007 में क्लोजिंग हुई है, सो ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है ये अब ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2956 का। ठीक है, ये ओपनिंग हो गई अभी ओपनिंग बैलेंस में। ये वाला बैलेंस मैं उठा के यहाँ पे ले आया। अब वो क्या कहता है, अब लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर। वो कहता है, ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2008 सीलिया मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 17832। उसने क्रेडिट सेल्स की। तो जब क्रेडिट सेल्स उसने की तो क्या एंट्री हुई होगी जी? इसको मैं एंट्री हुई होगी, उसने सेल्स की होंगी। तो सेल्स जब की होंगी तो उसने डेबिट कर दिया होगा रिसीवेबल्स अकाउंट को। ठीक है, कितने से रिसीवेबल्स अकाउंट को डेबिट किया होगा? 17832 17832 से उसने इसको डेबिट कर दिया होगा, और क्रेडिट उसने किया होगा सेल्स अकाउंट को। Again, I'm telling you people, this thing you were supposed to learn in principles of accounting, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, तो जब उसने सेल किया तो साथ साथ हम लोग इसको डालते हैं। रिसीवेबल्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, 17832 से डेबिट हो रहा है। और क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। वी डू नॉट नीड टू मेक सेल्स अकाउंट। ठीक है, वो इसलिए नहीं बनाना कि जब रिसीवेबल्स की अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो रिसीवेबल्स से रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हर कस्टमर्स टोटलिंग 16936। 16936 का उसे कैश भी मिल गया। जब कैश मिला इतना तो क्या एंट्री होगी जी? एंट्री होगी, डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। कितने से? अकाउंट को कितने से? 16936 से। और क्रेडिट कर देंगे हम लोग किसको? क्रेडिट कर देंगे रिसीवेबल्स अकाउंट को, क्योंकि अब रिसीवेबल से ही पैसे मिले हैं ना। तो रिसीवेबल से जब पैसे मिले हैं तो क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने रिसीवेबल्स अकाउंट को। कितने से? 16936 से। क्या हुआ है जी? उससे पैसे रिसीव हो गए। इससे पैसे रिसीव हुए, पैसे रिसीव हुए रिसीवेबल से, तो आपने डेबिट कर दिया कैश को, रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगेन वी डू नॉट नीड टू मेक अकाउंट फॉर कैश, हम सिर्फ रिसीवेबल्स अकाउंट को अपडेट कर देते हैं। रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं 16936 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होगा भाई। ठीक है जी, तो ये दो एंट्रियां भी होगी। अच्छा, आगे आते हैं जी। आगे क्या कहता है? कहता है रिसीव जितने, शी ऑल्सो रिसीव्ड 699 फ्रॉम लेनी स्मिथ दैट हैड ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ इन 2007। तो अब जो 2007 में यहाँ पे हम लोगों ने उसे राइट ऑफ कर दिया था, ये वाला जो राइटिंग ऑफ हुई थी उससे अब वो लेनी स्मिथ जो है वो थी अच्छी बंदी थी, ईमानदार थी, वो वापस आई, उसने आके पैसे दिए कि ये आपके पैसे वापस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली ये ऑपोजिट एंट्री हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट एंट्री क्या होगी? ये लेनी स्मिथ का नाम नहीं आएगा। आप क्या करेंगे? आप इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट। आप क्या कर देंगे? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को कर देंगे क्रेबल के। मैं इसको उसी में करता हूं, खैर जो कंट्रोल सी यहाँ पे करता हूँ नीचे थर्ड में। अच्छा, आप क्या करेंगे जी? आप इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि अब रिकवर हो रहे हैं। रिमेंबर, जब इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस हो रहा होता है तो हम लोग इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को करते हैं डेबिट,
और क्रेडिट किसे करते हैं? क्रेडिट करते हैं रिसीवेबल्स को। लेकिन जब इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस रिकवर होगा तो हम लोग इररिकवरेबल डेट अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट किसे कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे, बताता हूं, डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो 699 था, ये तीसरी एंट्री होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 699 से आपका इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पे मैं लिख देता हूँ 699। और क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको कैश अकाउंट में पैसे रिसीव हुए थे। ठीक है, अब हम लोग इसकी भी क्लोजिंग कर देंगे। लेट्स क्लोज इट। ये जरा मुझे बताओ, 2956 और 17,832 को ऐड करें, टोटल करें तो कितना बनता है? 20,000 समथिंग बनेगा। 20,788. 20,788। यहाँ पे भी 20,788 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेके बता दो मुझे कितना आता है। $20,788 और 3852. कितना? 3852. 3852। ये तो आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 2008 के एंड में। और इसी तरह यहाँ पे 699, यहाँ पे भी 699। अब नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली हम लोग जब एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम के तौर पे आएगी, तो ये एक्सपेंस सेक्शन में नहीं आएगा, ये इनकम सेक्शन में ही, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाएगा। तो 699 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास शो हो जाएगा। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 भी हो गई। अगली जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो इंशाल्लाह हम लोग उसके बाद शुरू करते हैं, आपकी ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। देखो, ये हम लोगों को ना बड़ा सख्त किस्म का रॉन्ग नंबर लोग फिट कर देते हैं इवन इन दिस कोर्स। इफ यू आर थिंकिंग यार कहाँ फंस गया यार, क्यों फंस गया यार, ये हो गया यार, वो हो गया यार, टाइम नहीं है। देखो, ये सारे वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने से रोकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको तोप चीज बनो। ओके, यू वांट 60 मार्क्स, आप 60 मार्क्स लेके पास हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट पास हो जाओ। ठीक है, गो अहेड। अपनी अपने जो है ना बिहेवियर, मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि मैं सिर्फ मेरा कोशिश होती है आप लोगों की सफ़ें दुरुस्त कराऊं। बाकी पढ़ने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल के आप लोगों ने भी एग्जाम्स दिए हैं ये ऑनलाइन पीछे करके, टोटल चीटिंग करके दिए। ठीक है, और इतने जोगे कोई टीचर्स भी नहीं थे कि वो उसको चीटिंग को भी पकड़ सके। दो मैंने पकड़ा था। ठीक है, मैं एग्जाम ही ऐसे बने थे कि वो रोल नंबर वाइज एग्जाम्स थे। ठीक है, तो वो चीटिंग आपस में अगर करेंगे भी उस टाइम पे, चीटिंग आपस में पूछ के, तो फिर वो लर्निंग का वहां पे चांस था, क्योंकि मैंने केस स्टडी टाइप दे दी थी चीजें। ठीक है, तो फॉर दैट देखो, ये सिर्फ ये 2 घंटे की क्लास या 2.5 घंटे की क्लास जो हो रही होती है, इसमें अटेंटिवली बैठ जाया करो। कैलकुलेटर्स आप लोगों के ऑन हो, अटेंटिवली सुन लिया करो, और उसके बाद थोड़ा सा ये एक्सेल फाइल को देख लोगे, जो ये नोट्स भेजता हूँ आप लोगों के, ये जो पीडीएफ में, इसको पढ़ लोगे। कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। वो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। आप इवन इसको, इस क्लास लेक्चर को बैठ के 2 घंटे सुनोगे भी, और उसके बाद कुछ नहीं, उसको फॉलो अप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 24 घंटे में यू कैन नॉट गिव 1 आवर टू रिवाइज योर लेक्चर। और अपने लिए, मेरे लिए नहीं करना आप लोगों ने। ये वो चीजें, अभी मैं भी जो आपको जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये वो चीजें विच आर वेरी प्रैक्टिकल, विच विल बी यूज्ड। लेकिन मसला ये है कि बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं आते हाथ। मैं भी 2 साल, 1.5 साल, 3 साल छोड़ दूं इनको तो शायद मुझे भी भूल जाए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस के साथ करना है। ब्रेक लेते हैं, अभी हो गया 9:28, 9:30 हो गया ना। ब्रेक अगेन मैं आपको दे देता हूँ 30 मिनट्स की दे देता हूँ। और सुनो, ठीक है, जाओ नाश्ता नुश्ता करके आओ, आराम सुकून से फ्री होके आओ। 10 बजे क्लास शुरू करते हैं, लेकिन 10 बजे एग्जैक्टली, 10 बजे, 10 बजे से फिर 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। अच्छा, मैं कहा पहले ही तो नहीं चले गए। चलो जी, ओके, बाय बाय। सी ओके यू सर, आफ्टर बाय हाफ बाय एन आवर। बाय।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी जी हम लोग बात कर रहे थे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2। अभी अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है वो किया है रिसीवेबल्स क्या होते हैं, कैश सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं। जब क्रेडिट सेल्स होती हैं तो उसके साथ क्रेडिट लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। क्रेडिट लिमिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो अमाउंट में भी क्रेडिट लिमिट्स हो सकती हैं और वो डेज में भी क्रेडिट लिमिट्स, दोनों क्रेडिट लिमिट में काउंट होती हैं। उसके लिए टू कंट्रोल द क्रेडिट प्रोसेस कंपनीज डू एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस। ठीक है, उसका कोई टेम्पलेट नहीं होता, बस ये देखना है कौन से रिसीवेबल ने कितना पुराना हो चुका है, अब उससे क्या फॉलो अप करना है। जब वो पढ़ लिया तो उसके बाद अब वो तो था कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब हम लोग आगे कि एट द ईयर एंड इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जब भी आप उधार पे चीज़ें बेचते हैं, रिसीवेबल्स नोट कर लेते हैं। तो जब आपने उधार पे चीज़ें नोट की, आपने एंट्री पास की सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल्स डेबिट। अब साल के एंड पे आपने जाके अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तो आपको पता लगा कि जितने भी आपके रिसीवेबल्स है उसमें से कुछ कुछ 200-400 हज़ार या 5% या 2% विल नेवर पे यू, यू आर कंफर्म्ड अबाउट इट। ठीक है कि वो पे नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया इरिकवरेबल डेट, तो आप एंट्री पास कर देते हैं इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट एंड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। इसको कहते हैं राइटिंग ऑफ। ठीक है, आपने राइट ऑफ कर दिया, आप रिसीवेबल्स अकाउंट को कम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि शायद अगले साल में वो जिससे आपने राइट ऑफ किया था वो अगले साल में आके आपको पैसे दे दे, तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश तो डेबिट होगा, यू रिसीव द मनी। आप क्रेडिट क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे इरिकवरेबल डेट, जो इरिकवरेबल डेट का अकाउंट था उसे क्रेडिट कर देंगे। ये अल्टीमेटली अगर आपका उसी साल में इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस भी होगा और किसी से आपको रिकवर भी हुए तो नेट ऑफ होके आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा। अगर नहीं भी नेट ऑफ होता तो एज अ इनकम चला जाएगा आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये तो था राइटिंग ऑफ का प्रोसेस। अब स्टार्ट करते हैं अलाउंस का प्रोसेस। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, द वर्ड प्रोविजन इज रॉन्ग फॉर इरिकवरेबल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट। द प्रॉपर वर्ड इज अलाउंस। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस ये होता है कि ये बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे चलता है। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने कभी भी अपने एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और अपनी जो है वो इनकम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो अभी राइट ऑफ का प्रोसेस किया इसमें तो कंफर्म है ना कि पैसे नहीं मिलने, लेकिन ओवर द पीरियड बिजनेस एक्सपीरियंसेस से आपको पता लगता है कि हर साल जो है ना वो तकरीबन, ये तो कंफर्म नहीं होता कि राइटिंग जो जो कितने कंफर्म है कि ये नहीं मिले, लेकिन हर साल कोई 5% या 2% या 3% लोग ऐसे होते हैं हमारे रिसीवेबल्स में से जो पैसे नहीं पे, चांसेस हैं कि नहीं पे करते। तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब चांसेस हों और प्रोबेबल चांसेस हों, ये हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, ये हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी कि जो है आगे, ये बीच में मैसेज आ गया था ग्रुप में, आप लोगों के ग्रुप में, तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ। हम लोग पढ़ेंगे भी कि जब प्रोबेबल चांसेस हों तो आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर ले, लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, वो तो लायबिलिटी वाली केसेस है। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबल चांसेस होंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे, थ्रू अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स के नाम से। ठीक है, अच्छा, अलाउंस दो किस्म के होते हैं, हम लोग जनरल अलाउंस के सही चलेंगे। एक स्पेसिफिक अलाउंस होता है, एक जनरल अलाउंस होता है। हम लोग जनरल अलाउंस की जो है वो एंट्री करेंगे। वो क्या होगी जनरल अलाउंस की एंट्री, बल्कि मैं जो कह रहा था ना साहब, अटेंडेंस हुई, फिर मैं अटेंडेंस लगा ही लेता हूँ। हाँ जी, मिनाहल अली, मिनाहल अली, सैयद आले हैदर, प्रेजेंट सर। लेजेंड सर। मोहम्मद दानियाल जमील, Present, sir.
सना बिनते हफीज, Present, sir. मोहम्मद आसिफ, साद अरशद, Yes, sir. Present, sir. ईमान वसीम, Present, sir. इब्तिसाम अहमद, Present. Present. मोहम्मद शबीर, Present, sir. मोहम्मद हमाद, Present, sir. ओके जी। तो हम लोग जो करेंगे वो करेंगे जनरल अलाउंस में। जनरल अलाउंस में क्या होगा, एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इज सेट अप विद द फॉलोइंग जर्नल एंट्री से एक हम लोग अलाउंस का सेट करेंगे। वो क्या होगा, डेबिट कर देंगे इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस अकाउंट को, जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे, और क्रेडिट राइट ऑफ में हम लोग क्रेडिट करते थे रिसीवेबल्स को। अब हम लोग रिसीवेबल्स को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करेंगे, अब हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा, नेचर ऑफ दिस अकाउंट विल बी कॉन्ट्रा टू रिसीवेबल। ये उसी तरह, ये है नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये उसी तरह होगा जैसे हम लोग अभी जो नॉन करंट एसेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एसेट का कॉस्ट अकाउंट चल रहा होता है और उसके साथ उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट चल रहा होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कॉन्ट्रा टू एसेट होती है। तो अल्टीमेटली हम लोग बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू दिखाते हैं। कैरिंग वैल्यू कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस Sir? करके। ठीक है जी, बोले। सर मेरे अटेंडेंस लगाई आपने? आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। तो आपने बोला नहीं था ना प्रेजेंट। सर मैंने बोला है प्रेजेंट। अच्छा, मैं लगा दूंगा। अभी मैं पढ़ा लूं? पढ़ा ले अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाना इंपॉर्टेंट है? पढ़ाने पढ़ाना बीच में important है। डिस्ट्रैक्ट तो ना करो यार, मतलब समझने के लिए जरूर कर दो। जो है कि ये समझ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं आ रही, तो फजूल सी चीज़ के लिए आपने वो पहले भी आपने पूरे का पूरा वो फ्लो बीच में ब्रेक किया है। पूछने के लिए जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसके लिए ज़रूर ब्रेक करो, लेकिन अटेंडेंस लगा दी तो आप जागते रहते ना पहले। एनी हाउ, कहाँ पे था मैं? अकाउंटिंग फॉर अलाउंसेस। हाँ, अकाउंटिंग फॉर अलाउंसेस में क्या होता है कि जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं इरिकवरेबल डेट को, ठीक है, राइट ऑफ करते हैं तो उसमें हम लोग एंट्री पास करते हैं डेबिट इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, और क्रेडिट कर देते हैं हम लोग रिसीवेबल्स को। ओके, अब इस वाले में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डेबिट करना है इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस को और क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को। तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स में आपको बता रहा था दैट इज कॉन्ट्रा टू रिसीवेबल्स अकाउंट। जैसे हम लोग बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के लिए नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट में से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और देन कैरिंग वैल्यू को लिखते हैं बैलेंस शीट में, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का अकाउंट चल रहा होगा, एक रिसीवेबल्स का अकाउंट चल रहा होगा। ये दोनों अपने अपने बैलेंस इनके निकालेंगे हम लोग। अब करेंगे क्या, टू रिपोर्ट इन द बैलेंस शीट हम लोग जो रिसीवेबल्स का बैलेंस होगा उसमें से अलाउंस के अकाउंट के बैलेंस को माइनस करके बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन डायरेक्टली रिसीवेबल्स के अकाउंट में माइनस नहीं करेंगे। अभी पता लग जाएगा आपको जब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि उसे कैसे करेंगे। स्टेप्स क्या होंगे इसमें, बेसिकली स्टेप्स विल बी, सबसे पहले तो अगर कोई राइटिंग ऑफ होगी, जो राइटिंग ऑफ कंफर्म होती है वो करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट रिसीवेबल बैलेंस एज एडजस्टेड फॉर द राइट ऑफ्स, जैसे हम लोग अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वो करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक अलाउंस अगर होगा तो वो कैलकुलेट कर लेंगे और स्पेसिफिक अलाउंस को भी डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके ऊपर अलाउंस की परसेंटेज अप्लाई करेंगे। वो अभी करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, हाँ, तो इलस्ट्रेशन कर देता हूं मैं, और आगे आप लोगों को मैंने दी थी जो कल के लेक्चर की दी थी 2 इलस्ट्रेशंस जो आपने करनी थी, ठीक है, और ये तीसरी भी अब ऐड होगी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, ठीक है, ये भी आप लोगों ने करनी है। ये मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सेंड कर दूंगा ये वाले नोट्स भी, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 भी ऐड कर लो जो आप लोगों ने करनी है खुद से। ये आपकी असाइनमेंट है, जो नेक्स्ट वाली असाइनमेंट है, ठीक है, 3rd वाली असाइनमेंट। तो एक इलस्ट्रेशन मैं आपको डिटेल में कर देता हूँ, उससे फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। इलस्ट्रेशन 3 क्या कहती है जी? इलस्ट्रेशन 3 कहती है ऑन 31 दिसंबर 2001 जेक विलियम्स हैड रिसीवेबल्स ऑफ 10,000। तो इसको सबसे पहले अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। इसके 3 अकाउंट अब बनेंगे हमारे पास, 3 years का बनेगा।
सो बी देयर इन द लेक्चर में रहिएगा, क्योंकि ये एक जगह से भी आपको आगे पीछे हो गया फिर इसको समझ नहीं आनी कि कहाँ से क्या चीज़ें, क्योंकि ये कनेक्टेड चीज़ें हैं। साथ साथ एंट्रीज करता रहूँगा मैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो ईयर है वो कह रहा है 31 दिसंबर 2001। ओके, 31 दिसंबर 2001 आ गया। इसके साथ अब हमारा एक और अकाउंट बने करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी बना लें। तो वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 2001 जेक विलियम्स हैड रिसीवेबल्स ऑफ 10,000। ओके, सो जेक विलियम के जो हैं वो रिसीवेबल्स से कितने 10,000 के थे, तो मैं यहाँ पे इसको 10,000 लिख देता हूँ। ये ड्यूरिंग द ईयर पूरे हुए थे, बाकी को मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोगों को इजी रहे। और ये है अलाउंस फॉर रिसीवेबल। ठीक है जी, तो यहाँ तक अभी तक ये हुआ। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है जी, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस जेक estimated that equivalent to 3% of these customers were likely never to pay their debts and therefore wish to make an allowance for this amount। अच्छा, अभी देखो, अभी हमें उसने यहाँ तक कोई नहीं बताया कि देयर इज अ राइट ऑफ या कुछ होना है, तो इसका मतलब क्या है, पहले स्टेप में हम लोग रिसीवेबल्स का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रिसीवेबल्स का बैलेंस यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे 10,000 आ गया। अगर राइट ऑफ होगा तो इस तरह वाली एंट्री डाल के हम लोग उसे राइट ऑफ करते, लेकिन अभी राइट ऑफ कोई नहीं है, तो हमारे पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इस कितना 10,000 है। ठीक है, अब जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ये इसी तरह स्टेप में चलेगा। ठीक है, जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अलाउंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अलाउंस कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, कैसे अलाउंस क्रिएट होगा, अलाउंस क्रिएट करने का मेथड क्या है कि उसने जितने भी परसेंटेज दी गई, अगर परसेंटेज दी गई होगी तो परसेंटेज से अप्लाई कर लेंगे। अगर उसने अमाउंट दे दी गई होगी कि इतने 400 का अलाउंस करना है, 500 का अलाउंस करना है, तो फिर 400 का 500 का अलाउंस कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, जो भी अलाउंस की उसने परसेंटेज दी है जो 3% है, वो अप्लाई कर देनी है आपने, जो आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, पहले आपने रिसीवेबल्स का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस निकालना है। अगर राइट ऑफ है उसके करने के बाद, अगर राइट ऑफ नहीं है तो स्टिल उसके करने के बाद, तो दिस विल बी 300। ठीक है, ये अमाउंट आ गई अलाउंस की 300 की। अब एंट्री क्या है उसकी, एंट्री है डेबिट इरिकवरेबल अकाउंट। डेट अकाउंट है ही है 300 से, वो वही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो क्रेडिट होगा वो होगा अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। ये आपकी नोट्स में भी एंट्री लिखी हुई है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे कितने से, 300 से। ठीक है जी, ये एंट्री होगी। अब इनको पोस्ट कर देते हैं, ये वाली एंट्री अब नहीं होगी, इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छा, इसको पोस्ट कर देते हैं। इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस 300 से डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो है अलाउंस तो मैं ALL करता हूं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को छोटा कर लेता हूं। अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ये एंट्री सिर्फ मैंने पोस्ट कर दी। और अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है, तो 300 में इसको क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका इरिकवरेबल, आई राइट IRR, इरिकवरेबल डेट अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो रहा था, आपने इसको पोस्ट कर दिया। आप पहले साल की क्लोजिंग कर देंगे, क्लोजिंग आ जाएगी जी, ये 300 आ जाएगा, यहाँ पे भी 300 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 300 इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे भी 300 आ जाएगा और यहाँ पे भी 300 आ जाएगा। ये 300 जो है ये अब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं चार्ज होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा और इसका ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में हमारे पास आएगा। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने इसको कर दिया। कौन सा ये है, ईयर
2001, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, उसको ही कॉपी करता हूँ, इसको अच्छा जी, ये तो हो गया पहले साल की सिचुएशन। अब चूंकि दूसरे साल में इसको ओपन भी करना है तो पहले इसको ओपन कर देते हैं, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। ये 2002 हो जाएगा, इसको मैं सारे को वैल्यूज को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था उसको ओपनिंग बैलेंस भी कर दिया हम लोगों ने 1 जनवरी को। डेफिनेटली 1 जनवरी 2002 को ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा कितना, दैट विल बी 10,000। ये 10,000 वही है जो ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था, उसको यहाँ पे ले आए। इरिकवरेबल डेट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हाँ, अलाउंस का होगा, अलाउंस का कितना होगा, दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कॉन्ट्रा टू रिसीवेबल है, तो 300 ये भी आ जाएगा क्या, ओपनिंग बैलेंस में। ये अच्छा, एक और चीज जो रह गई पिछले साल की, जब आपने रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग फिर कैसे होगी, जो आपके रिसीवेबल्स हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे, यहां पे मैं लिखता हूं एक्सट्रैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन में आपके रिसीवेबल्स शो हो रहे होंगे वो कैसे शो हो रहे होंगे, वो इस तरह शो हो रहे होंगे, रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स नोट्स में आप ये कैलकुलेशन करेंगे, ये 10,000 माइनस 300, और जो आपके बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स आएंगे वो आएंगे 9700 300 माइनस करके। ठीक है, ये आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर द ईयर एंडेड 2001। ठीक है जी, तो इसको मैं इसी को कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ पे, अगले साल के लिए भी हमें इसको शो करना है। ओके जी, तो अब क्या होगा, अब ये 300 यहाँ पे बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना क्वेश्चन फर्दर रीड करते हैं। कहता है ड्यूरिंग 2002 जेक मेड सेल्स ऑन क्रेडिट टोटलिंग 100,000। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री नहीं पास कर रहा सेल्स की, क्योंकि हमें आती है सेल्स की एंट्री। तो जब उसने सेल्स की क्रेडिट पे लाख रुपए की ना, हाँ, ड्यूरिंग 2002 जेक मेड सेल्स ऑन क्रेडिट टोटलिंग 100,000, 1 लाख की सेल्स की। तो जब सेल्स करेगा वो क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो रिसीवेबल्स अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, क्यों, क्योंकि सेल्स अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हुआ है। मैं अगेन इसकी अब एंट्री नहीं कर रहा, एडवांस अकाउंटिंग लेवल पे इसकी एंट्रियां पास नहीं करनी चाहिए, स्टिल मैंने पिछले क्वेश्चन में कर दी थी आपको। ठीक है, और क्या हुआ, और कहता है ही एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिज कस्टमर्स 94,000 का। 94,000 का जब कैश रिसीव किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। कैश डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो जब रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे 94,000 से, वो क्यों होंगे, क्योंकि कैश रिसीव किया होगा। सो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ होगा, रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंट्री मैं नहीं अब पास कर रहा। कहता है ही स्टिल कंसिडर्ड दैट इक्विवेलेंट ऑफ 3% ऑफ द क्लोजिंग रिसीवेबल्स में नेवर पे एंड शुड बी अलाउड फॉर। अभी भी वो कहता है 3% ही होने चाहिए। तो इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने इसको इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालना है। अगेन इस साल में भी कोई राइट ऑफ नहीं है, तो हम लोग राइट ऑफ नहीं कर रहे। पहले इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकाल लेते हैं। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16,000। ठीक है, अब तरीकाकार वही है अलाउंस निकालने का। आपने क्या करना है, 3% है तो 3% को रिसीवेबल्स का जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है उस पर लगाना है। ठीक है, उस पर लगा दिया, उस पर लगाया, ये आ गया हमारे पास 16,000। जरा बताओ मुझे 3% ऑफ 16,000 कितना होता है। 3% ऑफ 16,000 सोए हुए हो। सर 480 होते हैं। 480 होता है। ठीक है,
मैं अटेंडेंस जरा दोबारा लेने लगा हूँ। देखता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। जी मिनाहल अली, Present, sir. सैयद आले हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल जमील, मोहम्मद दानियाल जमील, सना बिनते हफीज, सना बिनते हफीज। तो इनकी पूरी 2-2 सेशन की मैं एब्सेंट लगाने लगा हूँ। आप मोहम्मद आसिफ, सर दानियाल प्रेजेंट सर, वो बोल रहे हैं भाई आवाज नहीं आ रही। सर, वो हमें आई आवाज। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, साद अरशद, Present, sir. ईमान वसीम, Present, sir. इब्तिसाम अहमद। Present, sir. सर मेरी आवाज नहीं आ रही। सबर 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 अब सबर। मोहम्मद शबीर, Present, sir. मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट सर। हाँ जी, मोहम्मद दानियाल। हाँ जी, अब कौन कह रहा था मेरी आवाज नहीं आ रही? सर मैं आसिफ। अच्छा, सना बिनते हफीज, लग गई एब्सेंट। मैं अब 10 मिनट बाद फिर लूंगा आप लोगों की अटेंडेंस। आप लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, मुझे सुधारना आता है फिर। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे 3% ऑफ 16,000 विल बी 480। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कान खोल के सुन लो इसको। ये जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है, इसमें मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। इसमें मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने जितना भी साल के एंड में जाके बैलेंस कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास 3% ऑफ 16,000 यहाँ से लिया, 3% क्वेश्चन में गिवन था, उससे मल्टीप्लाई किया, तो वो कहता है इतना अलाउंस होना चाहिए। इतना अलाउंस होना चाहिए का मतलब ये है कि जब भी ये वाली फिगर होगी वो यहाँ पे आनी चाहिए, मस्ट। ठीक है, वो यहाँ पे आनी चाहिए। इसका मतलब ये है 300 का तो ऑलरेडी बैलेंस है, अब हम लोग सिर्फ एंट्री पास करेंगे 180 से। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें जो बैलेंस चाहिए अलाउंस का वो चाहिए 480 का, तो 300 का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है। अब हम लोग सिर्फ एंट्री पास करेंगे 180 से। सो 180 से यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी, 180 से अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इररिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे इररिकवरेबल डेट अकाउंट 180 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 180 से। तो जब 300 और 180 ये 480 आ गया, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो 480 हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आई वो भी अगर उसने पूछना पूछ ले। तरीकाकार ये है, हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालना है रिसीवेबल्स का। उस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पे जो भी परसेंटेज दी गई होगी क्वेश्चन में या कंपनी की होगी, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई उसे कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बैलेंस होना चाहिए, जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी देख लेंगे कि 480 तो हमारे पास वैल्यू आई है। हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, बैलेंस ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस 300 का था, तो सिर्फ 180 से जो है रिकॉर्डिंग करनी है। इसको कहते हैं मूवमेंट। सिर्फ मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है, पूरी की पूरी फिगर रिकॉर्ड नहीं करनी। वो इसलिए मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है कि इतने का अलाउंस चाहिए साल के एंड पे, तो इतने का अलाउंस चाहिए, तो इसका मतलब 300 का ऑलरेडी अगर पड़ा हुआ है तो सिर्फ 180 से और एंट्री करेंगे। ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो जाती है कई दफा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास रिसीवेबल जो है वो 5000 के आते, जो कैरी फॉरवर्ड था वो 5000 का आता, तो जब 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो वो 150 के अराउंड कुछ निकलता। तो ऑलरेडी 300 का बैलेंस तो पड़ा हुआ था, तो फिर यहाँ पे कुछ एंट्री करके हम लोगों को
उतना ही बैलेंस चाहिए था, तो वो एंट्री करके हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। आई गेस थर्ड ईयर में आएगा। और इसी तरह इस साल के एंड पे जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, आपके रिसीवेबल्स का जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो है 16,000 का। ठीक है, आपका जो अलाउंस है वो कितना है, वो है 480 का अलाउंस, यहाँ पे 480 का ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाला है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, दैट विल बी 15,520। ये आपका दूसरा साल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर तीसरे साल पे चलते हैं। ओके जी, थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा तो फाइन, फिर मैं पूछूंगा आपको पेपर्स में। ओके जी, इसको डिलीट कर दिया, फाइन। अब करते हैं जी अपना तीसरा साल स्टार्ट करते हैं। पहले तो ओपनिंग बैलेंस ले आते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल्स का कितना है, दैट इज 16,000। ओपनिंग बैलेंस अलाउंस का कितना है, दैट इज 480। अब पढ़ते हैं और आगे क्या कहता है। कहते हैं जी ड्यूरिंग 2003 जेक मेड सेल्स ऑफ 95,000। सो 95,000 की जब उसने सेल्स की तो क्या एंट्री पास होगी, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 95,000 से। क्यों, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और साथ में ही वो कहता है एंड कलेक्टेड 96,000 फ्रॉम हिज रिसीवेबल्स। सो रिसीवेबल से 96,000 जब कलेक्ट किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट 96,000 से। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे उसमें आ गई है, पर्टिकुलर्स में आ गया। और रिसीवेबल्स अकाउंट 96,000 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि आप कैश रिसीव कर लिया तो क्रेडिट हो गया रिसीवेबल्स अकाउंट। उसके बाद क्या कहता है, कहता है एट 31 December 2003 जेक स्टिल कंसिडर्ड दैट इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ हिज रिसीवेबल्स शुड बी अलाउड फॉर। अच्छा, इन केस यहाँ पे लिखा होता पहले कि कोई 5,000 या 2,000 इरिकवरेबल भी हैं, तो पहले हम लोग इरिकवरेबल की एंट्री भी यहाँ पे कर देते। इरिकवरेबल डेट की एंट्री क्या होती है, हमें पता है, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो रिसीवेबल्स को क्रेडिट करके उसके बाद उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने अलाउंस सेट करने से पहले हम लोगों ने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालना है। वो कैसे आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। दैट विल बी 101 नहीं 111 होगा, 111,000। दिस विल बी 111,000। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितने से, दैट विल बी 15,000 से। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब 3% ही है अलाउंस के लिए, तो अब हम लोग इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा भाई ये मुझे बता दो, 3% ऑफ 15,000 3% ऑफ 15,000 सर 450। 450। अच्छा, अब हमें ये देखो, कान ना गला सब कुछ खोल के सुनो कि हमें 450 का बैलेंस चाहिए। ठीक है, कौन सा बैलेंस, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो वो 450 का चाहिए। ठीक है, वो 450 आना चाहिए। अब ऑलरेडी हमारे पास अलाउंस कितना पड़ा हुआ है, 480 का। अब इस केस में हमारी एक्चुअली रिवर्सल एंट्री डलेगी। वो कैसे रिवर्सल एंट्री डलेगी, देखो 450 का तो बैलेंस है और ये बैलेंस चाहिए ऑलरेडी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ही हमेशा आएगा, वो और साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड चूंकि कॉन्ट्रा है ना एसेट का, तो वो हमें 450 चाहिए ही चाहिए। तो जब 450 चाहिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने 480 कर दिया, यहाँ पे भी 480 कर दिया। तो बैलेंसिंग फिगर किस जगह पे आएगी, जो हमें अलाउंस की फिगर डालनी है। एक तो हमें पता लग गया वो 30 की है। ठीक है, 30 की आएगी, लेकिन अब कैसे आएगी, अब ये रिवर्स हो रहा है। ऑलरेडी आपके पास अलाउंस का ज्यादा बैलेंस पड़ा था, अब हमें कम चाहिए। तो कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी रिवर्सल एंट्री करते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंट्री हमारी क्या होती है, हमारी एंट्री होती है डेबिट हम लोग करते हैं इरिकवरेबल डेट अकाउंट को, और क्रेडिट करते हैं अलाउंस के अकाउंट को। इस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे, एक मिनट सिर्फ,
हम लोग डेबिट कर देंगे किसको, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स अकाउंट को 30 से, और क्रेडिट कर देंगे किसको, क्रेडिट कर देंगे एग्जैक्टली रिवर्स, उसकी जो ऊपर वाली एंट्री है उसकी रिवर्स कर दी, क्रेडिट कर देंगे इररिकवरेबल डेट अकाउंट को 30 से। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि अब हमारा जो अलाउंस है वो डाउनवर्ड चेंज हो रही है, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगी, जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा पड़ा होगा और आपका जो जब परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो वो कम निकलेगा, तो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे। तो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हमारे पास रिवर्स एंट्री पास होगी, और जो अपवर्ड मूवमेंट है उसके लिए हमारे पास जो जेन्युइन एंट्री है वही पास होगी। अब इसको पेस्ट कर देते हैं। 30 से अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, 30 से डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका इररिकवरेबल डेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जाके इसको भी डाल देते हैं 30 से, 30 पे डाला, ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये 30 डाल दिया। 30 क्यों डाल दिया, क्योंकि आपका अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स जो है, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो रहा था और इरिकवरेबल डेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब हम लोगों ने इसकी बैलेंसिंग कर देनी है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये एज अ इनकम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम चला जाएगा 30 से। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलरेडी ये हो चुका है, यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट क्या होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड रिसीवेबल्स का कितना है, 15,000 का, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 450 को, जो ये वाला 450 है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में जो बैलेंस शो होगा वो होगा कितने का, दैट विल बी 14,550। जी, इस तरह ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया, ये वाला। इसका सोल्यूशन भी नीचे ही इसी नोट्स में, आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना हुआ तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके साथ हमारा जो है ये वाला टॉपिक एंड हो गया। ठीक है, ये टॉपिक एंड हो गया। बस अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जो कि प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट एंड जो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स का है। ठीक है, टाइम है हमारे पास, उसको कर लेते हैं। अभी तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, मैं एक दफ़ा दोबारा अटेंडेंस मार्क कर लूँ आप लोग कौन कौन जाग रहा है। हाँ जी, मिनाहल अली। प्रेजेंट सर। सैयद आले हैदर। सैयद आले हैदर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। सना बिनते हफीज। प्रेजेंट सर। पहले किधर थी, सर यहीं थी, 5 मिनट के लिए गई थी बाहर। क्या करने गई थी, सर मामा के पास ही थी। तो मामा को कहना था ना, टीचर बड़ा खड़ूस है, वो एब्सेंट लगा देता है। आज लगाता हूँ बोल ना, आई फिर हूँ। आगे से मामा भी नहीं बुलाएंगी। नहीं 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 सर, आज प्रेजेंट करते बोल आई हूँ मैं। उन्हें को बड़ा नहीं मानता बात, नहीं आज एब्सेंट लगाऊंगा। सर प्लीज मोहम्मद प्लीज आज आसिफ, प्रेजेंट कर दे। ये उन्हें दिखाना है, ये वाली रिकॉर्डिंग ये सुना भी देना नहीं चाहे। अब अभी तो कर दें। मोहम्मद आसिफ, छोड़ दो व्हाट्सएप सुनना, व्हाट्सएप अपने Yes, यहाँ sir. पे। ये व्हाट्सएप किसका चल रहा है, पता नहीं। Yes, sir. साद अरशद, Yes, sir. ईमान वसीम, Present, sir. इब्तिसाम अहमद, Present. मोहम्मद शबीर, Present, sir. मोहम्मद हमाद, Present, sir. सर आपने जो वो नोट्स भेजे थे इस बुक के, सर उसमें 11 चैप्टर है ही नहीं सर। बेटा मैं आप सेंड कर दोबारा दूंगा भेज ना, जानी मैं सेंड कर दूंगा, मुझे पता है, आई नो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने स्टार्टिंग पे सुना हो ना, आपके वाइवे के बाद,
जब आपके वाइवे के फौरन बाद, तो जब मैं ये नोट्स खोल रहा था तो मैंने उसमें कहा है कि ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा आज, क्योंकि आपके उसमें नहीं है। ठीक है, ओके सर। सुन होते हो पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, क्या करें यार, इनफ है इतना कि कर लें, और छोटा सा टॉपिक है लास्ट। सर यकीन माने इनफ कर दें सर, सर क्योंकि बस है, फिर बहुत इसके हो ऊपर गया कुछ सर। करेंगे सर। चलो बस कर दिया, और बताओ। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है, सर। लेकिन बस इस शर्त पे करो, अब आपकी असाइनमेंट मुझे नहीं ये सुनना कि सर ये है तो वो हो गया तो फलाओ, क्योंकि आपको आगे नेक्स्ट वीक में छुट्टियां भी आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे असाइनमेंट चाहिए ही चाहिए मंगल की शाम को। ठीक है, वो असाइनमेंट में ये आज जी बोले, मीट्स का इतना ही आ रहा है कोर्स फिर? कर दूं फिर और एक ऐड कर दूं बीच में? नहीं सर। अच्छा, तो फिर भाई जितना पढ़ाया तो उतना ही आएगा ना, ये ओके और सर। एक्स्ट्रा डालना बीच में। नहीं सर, कंफर्म ही करना होता है ना, फिर ये ना हो कुछ हो रही फिर पता लगेगा। यार देखो इतने कंफ्यूज क्यों होते हो, जितना पढ़ाया उतना ही आएगा ना, क्या ख्याल है? उससे ज्यादा तो नहीं इंशाल्लाह मैं दूंगा। चलो भाग जाओ फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज। ऑफिस सर। बाय बाय। बाय बाय।